इकोनॉमिक्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो हमारी है इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई हमारे, और किस तरीके से एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बने। ठीक है, फिर उसके बाद पॉल सैमुअल्सन क्या चीज़ लेके आए, फिर उसके बाद में रैगनर ने किस तरीके से इकोनॉमिक का डिवीजन किया। और उसके अंदर फिर हमने देखा था कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या पार्ट्स हैं, और उसकी डेफिनेशन भी एक हमने देखी थी जनरल, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब भी समझे। तो अब जो हमारी क्लास है ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है। अब माइक्रो में तो हमने पढ़ा था कि छोटा लेवल, कि हमारा घर किस तरीके से चलता है। ठीक है, लेकिन वहीं हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि हमारे एक सोसाइटी में बहुत सारे घर हुए, किसी सिटी में या किसी भी कंट्री में। ठीक है, तो वो किस तरीके से हमारी जो है ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कि जब हम एक सोसाइटी को ऐसा होल देखने लगते हैं। ठीक है, अब देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी। अब देखो, जब हम घर की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ जाती है, पर उसी समय पे जब हम एक सोसाइटी की बात करने लग जाते हैं, मतलब बहुत सारे घरों को एक मिला देते हैं, तो हमारी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ जाती है। फिर हम जैसे स्टेट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे सोसाइटीज़ मिल जाती हैं, तो हम स्टेट्स के अंदर बहुत सारी स्टेट्स को मिलाते हैं, एक कंट्री बन जाती है। ठीक है, तो वही मैक्रो इकोनॉमिक्स है कि जब हम उसको एक लार्ज लेवल पे, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे आके पढ़ने लग जाएं। ठीक है, तो वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब क्या है कि एक लार्ज स्केल की स्टडी है बिहेव। अब क्या है, द मार्केट और अदर सिस्टम्स दैट ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, बड़े लेवल पे बिहेव किस तरीके से करते हैं, तो वही हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमी वाइड फिनोमिना। ठीक है, इकोनॉमी के बहुत बड़े फिनोमिना को स्टडी करती है, जैसे इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल्स, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम, जीडीपी एंड चेंजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या है, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट डिटरमाइन करना, प्राइस लेवल्स डिटरमाइन करना, प्राइस ऑफ एज ए इंडिविजुअल नहीं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी नहीं, एज ए प्राइस लेवल ऐसा कंट्री। ठीक है, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना कि भाई हमारी जीडीपी कितने ऊपर जा रही है। ठीक है, नेशनल इनकम को देखना, जीडीपी का ग्रोथ रेट को मेजर करना, और फिर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट रेट को देखना। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये इसका नाम है। अब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक जो चीज़ें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जिस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हमारी मॉनेटरी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को देखती है, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन देखती है, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी देखती है। देखो, दो तरीके की पॉलिसी होती हैं, एक होती है हमारी फिजिकल, ठीक है, एक होती है हमारी मॉनेटरी। फिजिकल पॉलिसी हमारी कौन गवर्न करती है, वो हमारी करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी भी कंट्री में वो गवर्नमेंट उसको डिटरमाइन करती है। बट जब हम अपनी इंडिया की बात करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो बजट नहीं लेके आती है निर्मला सीतारमण जी हर साल, वो हमारे फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद में जब जो हमारे आरबीआई के गवर्नर मीटिंग करते हैं कि हम एमपीसी मीटिंग बुला रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग बुला रहे हैं, वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस में आया, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नर यानी कि आरबीआई। ठीक है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी कई बार हो जाता है। तो अब अगर याद नहीं होता कि फाइनेंस कौन लेके आता है, तो देखो सबसे फिजिकल पॉलिसी कौन लेके आता है, एफ से फिजिकल, एफ से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो फिजिकल पॉलिसी कौन लेके आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब दो ही तरीके की पॉलिसी है, फिजिकल एक मॉनेटरी। तो जब फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले आई, तो जो हमारी दूसरी जो पॉलिसी बची है उसको कौन लेके आएंगे, आरबीआई के गवर्नर साहब। ठीक, तो बड़ी ईजी तरीके से हमने देखा कि फिजिकल पॉलिसी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, मॉनेटरी पॉलिसी हमारे आरबीआई के गवर्नर। अब देखते हैं, हमने दोनों की डेफिनेशन देख ली, माइक्रो एंड मैक्रो की। ठीक है, अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो माइक्रो एंड मैक्रो। अब माइक्रो क्या करता है, माइक्रो हमारे जो है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को स्टडी करता है, मतलब छोटे लेवल पे। वहीं मैक्रो जो हमारा एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ कि पूरा एक बड़े लेवल पे, कि मतलब एक पूरा ऐसा कंट्री ऐसा होल देखेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हम माइक्रो को देखते हैं, तो ये क्या करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन इंडिविजुअल मार्केट। प्राइस का डिटरमाइन करेगा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर इंडिविजुअल मार्केट में। वहीं जो हमारा मैक्रो है वो जनरल प्राइस लेवल देखेगा कंट्री का, नेशनल आउटपुट इन द कंट्री देखेगा। ठीक है, तो बेसिक पैरामीटर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या है, प्राइस, दैट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। ठीक है, और वहीं हमारा बेसिक जो पैरामीटर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो क्या है, इनकम। ठीक है, इनकम कैसे, जो कंजप्शन और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो इनकम जो हमारी आती है, ठीक है, वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेगा। अब इसके बाद में जो हमारा माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, वो एम्स एट
ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है हमारा, कि मतलब हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमल यूजेस हो सके उनका। और उसके बाद में अगर हम देखते हैं हमारे जो मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, इट एम्स एट डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट लेवल इन कंट्री। जैसे मैंने बताया जीडीपी और ये सब कुछ किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है हमारा, इंडिविजुअल डिमांड प्राइस ऑफ अ फर्म, ऑफ आई इफ हो गया धोखे से गलती है, ठीक है। और इसका में जब हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो एग्रीगेट डिमांड जो कि हमारा एडी होता है, और नेशनल इनकम मतलब एनआई, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके बेसिस पे देखो जो कल की जो हमारी क्लास थी, लास्ट जो हमारी क्लास थी वो, और अभी की जो हमारी क्लास है ये, ठीक है, इन दोनों के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो और इनके नीचे कमेंट करो। फिर मैं कल इन क्वेश्चंस को जब हम नेक्स्ट अपनी क्लास डालेंगे तो मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा आपके साथ में कि किस तरीके से क्या था और क्या क्या था। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन वो है, हु प्रोपाउंडेड द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो एंड मैक्रो जो हमारी इकोनॉमिक्स थी उसको किसने खोजा, तो इसमें से ऑप्शन ए, बी, सी या डी, नन ऑफ द अबव। तो इन चारों में से आप देखो कौन सा ऑप्शन सही है और नीचे कमेंट में जरूर बताओ। फिर हमारा क्वेश्चन जो 2 है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने आपको बताई थी कि हमारे 3 तरीके की इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स हैं सेंटर, अभी मैं आपको दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। तो अब आपको इनमें से चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा ली नहीं है, और नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो उसके आगे ऑप्शन लिख दो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो उसके आगे ऑप्शन लिख दो, तो इस तरीके से डालो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन सी चीज़ें इनमें से हैं, डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी, ये आप खुद से फाइंड करो, वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी खुद से फाइंड करो, इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, इस रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है, ठीक है, इस चीज़ को चूज़ करना है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि विच ऑफ द इकोनॉमिक्स ब्रांच इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी इनमें से कौन सा इकोनॉमिक्स की जो ब्रांच है वो कहलाती है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स या माइक्रो या मैक्रो। अभी मैं आप कॉन्शियस नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो और देखो कि कौन कौन से जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो उनके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। और आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। इस वाली क्लास में हमने देखा कि हमारी माइक्रो एंड मैक्रो के बीच में डिफरेंस क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या थी, ठीक है। तो इसके साथ में हमारी 2 क्लासेस पूरी हुई हैं और आप प्लीज़ अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो अगर आपको अच्छी लगती है, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और हाँ, एक और चीज़ कि आप अगर चाहते हो कि हम एक अपनी टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च करें इसके साथ में, जो कि हम टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च करेंगे, तो अगर आप चाहते हो कि हम लोग टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च करें तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए कि आप किस तरीके की और कितना विलिंग है उस टेस्ट सीरीज़ को पेमेंट करने के लिए, क्योंकि हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि हमारी भी टीम होती है पीछे की, हमको उनको भी पेमेंट करना होता है, तो ठीक है। इसके लिए आप पीछे प्लीज़ नीचे विलिंगनेस अपनी दिखाइए कि आप टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं, तो हम लोग टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च करेंगे। अभी नहीं तो मतलब 1 महीने बाद भी या 1-2 हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, तो क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो वो है डेट जो है वो आगे काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोन हो चुकी है फॉर्म फिल करने की, और टेंटेटिव जो डेट है एग्ज़ाम की वो सितंबर और अक्टूबर आई है। तो प्लीज़ लाइक करो और उन 4 क्वेश्चन को जरूर करना जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।